संस्कृत बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राएं आज पढ़ेंगे प्रमुख भारतीय लिपियां। अभी हमने पढ़ा था शिक्षा केंद्र, शिक्षा के विषय और शिक्षा के तरीके। आज हम भारतीय लिपियां। भारतवर्ष में लिपियों का उद्भव कब कैसे हुआ, इस विषय में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। भारत में प्राचीन काल में ब्राह्मी, खरोष्ठी एवं सिंधु घाटी की लिपियों के अस्तित्व का परिचय प्राप्त होता है। सिंधु घाटी की लिपि का पता सन 1922 से 1927 तक होने वाली मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई से लगा। इस लिपि के प्राचीनतम नमूने पंजाब के मोंटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंधु क्षेत्र के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त सीलों पर मिले हैं। यह लिपि चित्र एवं भावलिपि के बीच की मानी जाती है। हेरास, लैग्डन, स्मिथ, गेल्ड, हंटर ने इसे समझने और पढ़ने का प्रयास किया है, परंतु अभी तक किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियां पहले से ही थी तथा विद्वानों को इसके संबंध में जानकारी भी थी। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपरावा के स्तूप में तथा अजमेर जिले के बरली अथवा बरली गांव के शिलालेख में मिले हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसका समय 5वीं सदी ईस्वी माना है। इसके पूर्व काल में ब्राह्मी लिपि की क्या स्थिति थी, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इन सब के संबंध में विद्वानों ने अनेक प्रकार से विचार किया है। ब्राह्मी नाम का आधार। इस लिपि का ब्राह्मी नाम ही क्यों रखा गया है, इस संदर्भ में अनेक मत हैं। इस लिपि का प्रयोग अति प्राचीन काल से होता आ रहा है। यहाँ तक कि लोगों को इसके निर्माता के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है तथा धार्मिक भावना से अभिभूत होकर विश्व की अन्य वस्तुओं के समान ब्रह्मा को भी इसका ही निर्माता मानते रहे हैं। इसी आधार पर इसका नाम ब्राह्मी किया गया। चीनी विश्वकोश फावांसुलिन में इसके निर्माता कोई ब्रह्म या ब्रह्मा नाम के आचार्य लिखे गए हैं, अतएव उसके नाम के आधार पर इसका नाम ब्राह्मी पढ़ना संभव है। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार भारतीय आर्यों ने ब्रह्म वेद अर्थात ज्ञान की रक्षा के लिए इसको बनाया। इस आधार पर भी इसका ब्राह्मी नाम पढ़ने की संभावना है। कुछ विद्वानों के साक्षर समाज ब्राह्मणों के विषय प्रयोग में विशेष रूप से होने के कारण भी इसका नाम सार्थक बतला है, किंतु वास्तविकता यह है कि उक्त सभी अनुमान हैं जो कि विद्वानों द्वारा नामकरण को लेकर लगाए गए हैं। ऐसे ही अनुमान खरोष्ठी नाम के संदर्भ में विद्वानों द्वारा लगाए गए हैं। अतः इस अनुमान पर आधारित इन मतों में से किसी को भी निश्चयपूर्वक स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगली है ब्राह्मी लिपि, इसकी उत्पत्ति। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के प्रश्न को लेकर विद्वानों में प्रारंभ से ही विवाद रहा है। इस विषय में जो मत व्यक्त किए हैं वे दो प्रकार से हैं। एक के अनुसार ब्राह्मी किसी विदेशी लिपि से संबंध रखती है तथा दूसरे के अनुसार इसका उद्भव एवं विकास भारत में हुआ है। उक्त दोनों प्रकार के मतों को यहाँ पर संक्षेप में इस प्रकार बताया है। ब्राह्मी की उत्पत्ति विदेश लिपि से। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं, जिनमें से प्रमुख यहाँ पर हैं। डॉक्टर अल्फ्रेड मूलर, जेम्स प्रिंसेप तथा सेनार्ट आदि ने यूनानी लिपि से ब्राह्मी को उत्पन्न माना है। सेनार्ट का मत है कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारतीयों ने यूनानियों से लिखने की कला सीखी, किंतु यह मत इसलिए सटीक नहीं माना जा सकता क्योंकि मूलर तथा डिरिजर आदि ने लिखा है कि सिकंदर के आक्रमण के बहुत पहले से यहाँ का लेखन प्रचार था, अतएव यूनानी लिपि से इसका संबंध नहीं जोड़ा जा सकता। फ्रेंच विद्वान कुपेरी की मान्यता है कि ब्राह्मी की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के मतानुसार यह मत सबसे अधिक अवैज्ञानिक है, क्योंकि चीनी एवं ब्राह्मी लिपि आपस में सभी बातों में एक दूसरे से इतनी दूर है कि किसी एक दूसरे के संबंधित मानने की कल्पना ही हास्यास्पद है। हलवे के मतानुसार ब्राह्मी एक मिश्रित लिपि है जिसके 8 व्यंजन चतुर्थ सदी ईस्वी पूर्व के अरमी के लिपि से और 6 व्यंजन 2 प्राथमिक स्वर सब मध्यवर्ती स्वर और अनुस्वार खरोष्ठी से
तथा व्यंजन एवं 3 प्राथमिक स्वर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यूनानी से लिए गए हैं। यह मिश्रण सिकंदर के आक्रमण के बाद हुआ है, परंतु प्रथम मत के समान ही यह भी निस्सार है, क्योंकि सिकंदर के आक्रमण से पूर्व ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था। बहुत से विद्वान इस मत के हैं कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति सामी सेमेटिक लिपि से हुई है, परंतु इन विद्वानों में सभी दृष्टियों से पूर्णतः मतैक्य नहीं है। यहाँ पर कुछ प्रमुख मतों को प्रस्तुत किया है। बेबर, कस्ट, बेनफे, जॉनसन आदि विद्वान सामी लिपि की फोनेशियन शाखा से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति मानते हैं। इस मत का आधार कुछ ब्राह्मी एवं फोनेशियन लिपि चिन्हों का रूप साम्य है। डॉक्टर राजबली पांडे एवं गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इस मत को समीचीन नहीं माना। ओझा जी का निष्कर्ष है कि दोनों लिपियों में कुल एक ही अक्षर में समता मिलती है तथा केवल एक ही अक्षर की समता के आधार पर दो लिपियों को संबद्ध या एक दूसरे से निकली मानना वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर आइजक टेलर, डीके तथा दैनान आदि विद्वानों ने इस मत का प्रतिपादन किया गया है कि दक्षिणी सामी लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति हुई है। डीके के अनुसार असीरिया के कीलाक्षरों से किसी दक्षिणी सामी लिपि की उत्पत्ति हुई थी तथा फिर उससे ब्राह्मी की, परंतु डॉक्टर राजबली पांडे ने इस मत को अनुचित बतलाया है। इस मत के विरोध में उनका कथन है कि द्रविड़ों का मूल स्थान उत्तर भारत न होकर दक्षिण भारत है तथा ब्राह्मी लिपि के पुराने सभी शिलालेख उत्तर भारत में प्राप्त हुए हैं। पांडे जी का द्वितीय तर्क यह है कि द्रविड़ भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा तमिल है और उनमें विभिन्न वर्गों के केवल प्रथम एवं पंचम वर्ण ही उच्चारित होते हैं, परंतु ब्राह्मी में पांचों वर्ण मिलते हैं। यदि ब्राह्मी मूलतः उनकी लिपि होती तो उनमें से केवल प्रथम एवं पंचम वर्ण ही मिलते। इस संदर्भ में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी को अपनी अलग मान्यता है। उनका कथन है कि किसी ठोस आधार के अभाव में कहना तो सचमुच ही संभव नहीं है कि ब्राह्मी के मूल आविष्कारकर्ता द्रविड़ी थे, पर पांडे जी के तर्क भी बहुत युक्ति संगत नहीं दृष्टिगत होते। उन्होंने पांडे जी के तर्कों का खंडन भी किया। अतः द्रविड़ीय उत्पत्ति संबंधी इस मत को पूर्ण रूपेण समीचीन नहीं माना जा सकता। द्वितीय है सांकेतिक चिन्हों से उत्पत्ति। श्री आर शामशास्त्री ने देवनागरी लिपि की उत्पत्ति के विषय में इंडियन एंटिक्वेरी जिल्द 35 में जो अपना मत रखा है, इससे इस सिद्धांत को बल मिलता है। उसके मतानुसार देवताओं की मूर्ति बनने के पूर्व सांकेतिक चिन्हों द्वारा उनकी पूजा होती थी, जो कई त्रिकोण तथा चक्रों आदि से बने हुए यंत्र जो देवनागरी कहलाता था के मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह थे। कालांतर में वे उन नामों के पहले अक्षर माने जाने लगे और देवनागरी के मध्य उनका चिन्ह होने से उनका नाम देवनागरी हुआ। उक्त मत के संदर्भ में ओझा जी का कथन है कि शास्त्री जी का यह लेख गवेषणा के साथ लिखा गया तथा युक्ति युक्त है, पर अब यह कहकर स्वीकार कर दिया गया है कि रूप की विभिन्नता के कारण कीलाक्षरों से ना तो किसी सामी लिपि के निकलने की संभावना है और न सामी से ब्राह्मी की। कुछ लोग उत्तरी सामी लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानते हैं। इस सिद्धांत के सबसे बड़े डॉक्टर ब्यूलर हैं। अनेक तर्कों के आधार पर उन्होंने ब्राह्मी के 22 वर्णों का उद्भव उत्तर लिपि से, कतिपय वर्णों का प्राचीन फोनेशियन लिपि से और कुछ का मीसा के शिलालेखों से तथा 5 का उद्भव असीरिया के बाटों पर लिखित अक्षरों से माना है। इस सिद्धांत के दूसरे बड़े समर्थक डॉक्टर डेविड डिरिगर हैं। अपने सिद्धांत की पुष्टि में डॉक्टर डिरिगर ने भी अनेक तर्क प्रस्तुत किए हैं। उन तर्कों में से प्रमुख हैं कि तर्क करने के लिए उसका तर्क दिए हैं। इसका प्राचीनतम रूप सिंधु घाटी लिपि से उपलब्ध होता है और वस्तुतः यह लिपि चित्र भाव ध्वन्यात्मक लिपि की विविध अवस्थाओं से प्राप्त होती है, ब्राह्मी लिपि में परिणत हुई थी। डॉक्टर तिवारी के अतिरिक्त श्री गौरी शंकर, हीराचंद ओझा के, श्री के.पी. जायसवाल एवं डॉक्टर राजबली पांडे प्रभृति विद्वानों की भी ऐसी मान्यता है। उनके अलावा ए कनिंघम आदि ने ब्राह्मी के संदर्भ में भारतीय
उत्तरी उत्पत्ति सिद्धांत की ही पुष्टि की है। अब ब्राह्मी लिपि का विकास कैसे हुआ? यहाँ कहा है कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मी लिपि थी, आगे चलकर सिंधु घाटी की लिपि एवं खरोष्ठी लिपि तो काल के अंतराल में विलीन हो गई, परंतु ब्राह्मी लिपि का विकास दो धाराओं में हुआ, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी धारा में सर्वप्रथम गुप्त लिपि में रखा जाता है, जिसका कि प्रयोग ईसा के 4वीं एवं 5वीं शताब्दी में होता था। आज इस लिपि में प्राय गुप्तवंशी राजाओं के ही कुछ लेख प्राप्त होते हैं। गुप्त लिपि से कुटिल लिपि और का विकास हुआ, जिसका प्रयोग 6वीं से 9वीं शताब्दी तक होता था। कुछ टेढ़े वर्णों के कारण ही इस लिपि को कुटिल लिपि कहा गया। कुटिल लिपि से आगे चलकर शारदा एवं नागरी ये दो लिपियाँ निकली। शारदा लिपि का नामकरण कश्मीर की अधिष्ठात्री देवी शारदा के नाम पर हुआ। यह लिपि 10वीं शताब्दी ईस्वी में विकसित हुई थी। इस लिपि से टाकरी, डोंगरी, गुरुमुखी, चमयाली, मुल्तानी आदि लिपियाँ विकसित हुई। नागरी से देवनागरी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, कैथी, मैथिली, बंगला आदि लिपियों का जन्म हुआ। दक्षिण धारा ब्राह्मी लिपि की दक्षिण धारा से भी अनेक लिपियों का विकास हुआ। इनमें से सर्वप्रथम विकसित होने वाली तेलुगु कन्नड़ थी। ये लिपियाँ हैदराबाद के दक्षिण भाग, मद्रास के उत्तरी पूर्वी भाग, मैसूर प्रदेश में ईसा की 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक प्रचलित थी। आधुनिक तेलुगु एवं कन्नड़ लिपियाँ इन्हीं लिपियों से विकसित हुई। इनके अलावा ग्रंथ लिपि, तमिल लिपि, कलिंग लिपि, मध्य देशीय लिपि एवं पश्चिमी लिपि का संबंध भी ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी धारा से ही था। पश्चिमी लिपि गुजरात, कठियावाड़, नासिक, खानदेश, हैदराबाद तथा मैसूर के कुछ भाग एवं कोंकण में ईसा की 5वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक प्रचलित थी। पश्चिमी प्रदेशों में प्राप्त होने के कारण ही यह लिपि पश्चिमी लिपि नाम से कहलाई। दोनों लिपियों में साम्य है। भारत में सिंधु घाटी में जो प्राचीन लिपि मिली हैं वह चित्रात्मक या भाव ध्वनि मूलक लिपि हैं तथा उनमें वर्णात्मक या अक्षरात्मक लिपि नहीं निकल सकती। ब्राह्मी प्राचीन काल में सामी की भांति ही दाएं से बाएं लिखी जाती थी। भारत में 5वीं सदी ईस्वी के पहले की लिपि के नमूने प्राप्त नहीं होते। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी एवं उदय नारायण तिवारी ने इसका युक्त एवं तर्कपूर्ण खंडन किया है कि इस प्रकार ब्राह्मी को किसी विदेश लिपि से संबद्ध सिद्ध करने वाले विद्वानों को उक्त मतों का विवेचन करने पर यह सिद्ध हो गया है कि ऐसा कोई भी पुष्ट प्रमाण अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर ब्राह्मी को किसी विदेशी लिपि से निकली सिद्ध किया जा सके। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई है। यह द्वितीय प्रमुख विचारधारा है जिसके संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। इन मतों को इस प्रकार बताया है कि द्रविड़ीय उत्पत्ति। एडवर्ड थॉमस एवं कुछ अन्य विद्वानों की मान्यता है कि ब्राह्मी लिपि के आविष्कार के संबंध में जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि जिन तांत्रिक पुस्तकों से अवतरण दिए गए हैं वे वैदिक साहित्य से पूर्व के या काफ़ी बाद के हैं, इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वैदिक चित्रलिपि से उत्पत्ति इस मत के मानने वाले श्री जगमोहन वर्मा हैं। उन्होंने सरस्वती में एक लेखमाला में यह दिखाने का प्रयास किया है कि वैदिक चित्रलिपि तथा उससे निकली सांकेतिक लिपि से ब्राह्मी लिपि निकली है, परंतु जो चित्र उन्होंने अपने लेख में प्रस्तुत किए वे पूर्णतया कल्पित हैं तथा उनके लिए प्राचीन प्रमाणों का अभाव है, अतः उक्त मत भी समीचीन नहीं माना जाता। आर्य उत्पत्ति इस मत के समर्थक विद्वान ड्यूसन, कनिंगम, लासन, थॉमस तथा जॉनसन आदि हैं। इन विद्वानों की मान्यता है कि आर्यों ने भारत की किसी पुरानी चित्रलिपि के आधार पर ब्राह्मी लिपि को विकसित किया। इस मत का खंडन पहले ब्यूलर ने यह लिखते हुए किया था कि जब भारत में कोई चित्रलिपि मिलती ही नहीं तो चित्रलिपि से ब्राह्मी के विकसित होने की कल्पना निराधार है, किंतु संयोग से सिंधु घाटी में जो अवशेष उपलब्ध हुए हैं उनमें चित्रलिपि भी मिल गई है। अतः ब्यूलर की उक्त आपत्ति के लिए अब कोई स्थान नहीं है। अतः यह भी संभव है कि यह लिपि आर्यों की अपनी ही वस्तु हो। ब्राह्मी लिपि भारत में उद्भूत हुई है। इस संदर्भ में डॉक्टर उदय नारायण तिवारी का निम्नलिखित कथन भी सारगर्भित है।
कि ब्राह्मी लिपि के स्वरों और व्यंजनों की पर्याप्त संख्या एवं उच्चारण के स्थान के अनुसार उसका विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण यह स्वरूप रूप से प्रमाणित करता है कि इसके निर्माण में भाषा शास्त्र तथा व्याकरण निष्णात ब्राह्मणों का हाथ था। इस लिपि की उद्भावना भी व्यावसायिक सुविधा के लिए ही नहीं हुई थी, अपितु पवित्र वैदिक साहित्य को लिपिबद्ध करने के लिए हुई थी। अब आप सभी बच्चों को आज ये लिपियों का ज्ञान समझ आ गया होगा कि प्राचीन भारत में लिपियाँ किस प्रकार की थी, किस प्रकार की लेखन कला थी, हमारी जो लिपि कहाँ से आई, और आप सभी बच्चों ने इसको ध्यानपूर्वक सुना। धन्यवाद।